सौर्या ऑनलाइन जोन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग 12th क्लास के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासें कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 क्लासें अपनी हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है। अपन ने आवेश के बारे में, आवेश उत्पन्न होने की क्रियाएं, विधि वगैरह इन सब के बारे में पढ़ लिया है। जनरल सा अपना एक टॉपिक और बच रहा है, आवेश की गुणधर्म के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपने कूलॉम का नियम मतलब मेन पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना जो पॉइंट है वो है आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म देखो क्या है आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुण क्या है। यहां आपने को ये ध्यान देना है कि आवेश प्रत्येक वस्तु का एक गुण होता है। आवेश आप लोगों को पता है 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकृति होती है आवेश की। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इन दोनों को अलग अलग प्रदर्शित किया और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि धनावेश और ऋणावेश दोनों जो आवेश की प्रकृति है, इस आवेश की प्रकृति के लिए हम लोग यहाँ एक चीज ध्यान रखते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो पॉजिटिव होती है और जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, अब देखो अपन यहां देखते हैं कि आवेश के गुणधर्म में सबसे पहला पॉइंट अपना है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, योज्यता का मतलब क्या है? योज्यता का मतलब है आवेश का योगफल, आवेश को जोड़ना। किस प्रकार से अपन जोड़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा अपना पॉइंट है आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता, इसका मतलब यह है कि क्या आवेश गति करने पर परिवर्तित होता है या स्थिर अवस्था में आवेश का मान क्या होता है, जो गति करने पर उसका मान परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, इन सब के बारे में अपन यहां पढ़ेंगे। तीसरा अपना पॉइंट है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण के नियम में हम लोग आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता है, हम लोग इसके बारे में संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। चौथा अपना पॉइंट क्या कहता है, क्वांटीकरण, जो हम लोग पीछे जिक्र कर चुके हैं। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश क्वांटम के रूप में होता है। आवेश की वह न्यूनतम मात्रा जो विनिमय के रूप में काम में आती है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की जो आवेश का मान है वो पूर्ण गुणज के रूप में हमें आवेश में प्राप्त होता है। तो ये 4 अपने पास में इनके गुणधर्म है जिनको हम लोग यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। ये अपन यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि आवेश के बारे में सबसे पहले, फिर रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए नई चीज है। आवेश के लिए सबसे पहले थेल्स वैज्ञानिक ने बताया। किसने बताया? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद में विलियम गिलबर्ट आया, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने प्लस और माइनस आवेश के बारे में बताया। हम लोग यहाँ देख लेते हैं आप लोग के आवेश की योज्यता, जो आवेश का पहला गुणधर्म होता है। पहला गुणधर्म क्या है? आवेश की योज्यता। आवेश किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो अपना पहला पॉइंट क्या है, आवेश की योज्यता, मतलब आवेश को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, इसकी योज्यता क्या है। देखना यहां पे हमें पता है जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं वो 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। एक होगी सदिश राशि, ठीक है, एक ऐसी राशि होगी सदिश राशि, दूसरी होगी आप लोगों के पास में अदिश राशि। देखो यहां नाम से पता चल रहा है सदिश और अदिश राशि। सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं? सिंपल सा है, सदिश का मतलब दिशा सहित। सदिश का मतलब क्या हो गया? दिशा सहित। और अदिश का मतलब दिशा रहित। दिशा सहित और दिशा रहित, जिसमें दिशा होती है, जिसमें दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जिसमें दिशा से उसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है, वो सदिश राशि होती है। और जिसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता, जिसमें दिशा नहीं पाई जाती, वो अदिश राशि होती है। जिसमें दिशा पाई जाती है उसका जो योग किया जाता है वो योग सदिश योग होता है।
कौन सा योग होता है? सदिश योग, मतलब उसमें दिशा को ध्यान में रखते हुए योग किया जाता है। और जिसमें दिशा नहीं होती है, जिसको आप लोग अदिश राशि कहते हैं, उसका हम लोग साधारण योग करते हैं। जो संख्यात्मक राशियों का होता है, जो संख्याओं का योग होता है, जिसको हम लोग बीजगणितीय योग कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग हम लोग देखेंगे किसमें होता है? जिसमें दिशा नहीं होती, जो अदिश राशि होती है। और आवेश क्या है? आवेश अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। पहली चीज, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसको C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कूलाम कौन सी मात्रक पद्धति में हो गया? MKS में। इसका एक दूसरा मात्रक और होता है, कूलाम के अलावा एक मात्रक और होता है, जो क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। दूसरा इसका मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, और एक होता है कूलाम। दूसरा अपन आगे चले तो एक CGS मात्रक पद्धति आती है। CGS मात्रक पद्धति में अपन देखें तो CGS मात्रक पद्धति में एक तो होता है स्टेट कूलाम, कौन सा होता है? स्टेट कूलाम। और एक आप लोगों के पास में होता है फ्रैंकलिन। ठीक है। आवेश के अन्य मात्रक और है हमारे पास में। जो आवेश होता है इसमें पूर्व लग्न लगा के भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे माइक्रो कूलाम हो गया, एक नैनो कूलाम हो गया, एक आप लोगों के पास में पिको कूलाम हो गया। तो ये पूर्व लग्न तो अपन पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, इतना ज्यादा डिटेल से आप लोगों को नहीं देखना, फालतू में टाइम खराब होगा। अपन यहां देख लेते हैं, अपने पास में एक ऐसा मात्रक होता है जो आवेश का मात्रक है, लेकिन कंफ्यूज करता है अपने को। देखो कौन सा मात्रक है अपने पास में? एक तो आवेश का मात्रक, एक तो लेते हैं अपन आवेश, और एक लेते हैं विद्युत धारिता। एक तो विद्युत आवेश और एक विद्युत धारिता। विद्युत आवेश का मात्रक होता है, वो मात्रक होता है फेराडे। कौन सा मात्रक होता है? फेराडे। और जो विद्युत धारिता होती है इसका मात्रक होता है फेराडे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आवेश का मात्रक होता है वो फेराडे होता है, और यहाँ विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? फेराडे होता है। यह आप लोगों के लिए मोस्ट है। ठीक है, थोड़ी सी चीजें और है वो बता देते हैं, उसके बाद में अपन आवेश की योज्यता में चलेंगे। देखो आगे, फेराडे और फेराडे कंफ्यूज करने वाले आप लोगों के मात्रक हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। वैसे 11th क्लास में आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ा होगा इसको। फेराडे और फेराडे क्या है? अपने पास में देखो एक मात्रक और होता है जिसको आप लोग ESU के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अपने पास में एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होता है। कितना होता है? एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU, जिसको आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहा करते हैं। यह आप लोगों के पास में एक मात्रक हो गया। अपन फेराडे का भी देख लेते हैं। एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं? 96,500 कूलाम होते हैं। कितने कूलाम होते हैं? 96,500 कूलाम होते हैं। तो ये आप लोगों के आवेश की मात्रक से संबंधित अपना टॉपिक भी क्लियर हो गया, और इसके बारे में अपन ने समझ भी लिया। अब अपन आगे देखते हैं आवेश की योज्यता। मैंने क्या बताया अभी? मैंने आप लोगों को क्या बताया? फिर ध्यान देना यहाँ पे। मैंने आप लोगों को बताया आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश अदिश राशि होने के कारण, अदिश राशि होने के कारण किसी निकाय में पाए जाने वाले आवेशों का
बीजगणितीय योग, पाए जाने वाले आवेशों का बीजगणितीय योग निकाय के कुल आवेश को प्रदर्शित करता है। कुल आवेश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहां पे ले रहा हूं कि अपने पास में किसी निकाय में आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। इस प्रकार से मान लो आप लोग एक बार 4 ही आवेश ले लेते हैं। 4 आवेश आप लोगों के दे रखे हैं किसी निकाय में, तो हम लोग इस निकाय का कुल आवेश ज्ञात करेंगे। तो अपने पास में आएगा Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, ये बीजगणितीय योग हो गया। यदि अपने पास में n आवेश होते, यहां ले रहे हैं, यदि n आवेश होते, निकाय में n आवेश हो तो क्या हो जाएगा आप लोग के पास में कुल आवेश? कुल आवेश हो जाएगा आप लोग के पास में Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 Qn। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब अभी भी आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं हुआ, मेरे को पता है। अभी भी आप लोगों के डाउट है। क्या डाउट है इसमें? यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में डालें जल्दी। इसमें यदि कुछ पूछना है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में डालें, जल्दी करो, फास्ट, टाइम निकल रहा है अपना। ये तो अपना बीजगणितीय योग ही हुआ अभी तक। तो यदि देखो एक क्वेश्चन बनता है इसका, यदि किसी निकाय में, जैसे ये अपन एक निकाय ले लिया, ठीक है, इस निकाय में एक तो है आप लोग के पास में Q1 आवेश दे रखा है 4 कूलम, Q2 आवेश दे रखा है आप लोगों के -2 कूलम, और Q3 आवेश दे रखा है आप लोगों के 5 कूलम, Q4 आवेश दे रखा है आप लोगों के -6 कूलम, और Q5 आवेश दे रखा है आप लोगों के -1 कूलम। इस प्रकार से आप लोगों के आवेश दे रखे हैं। अभी तक तो आप लोगों के पास में जितने भी आवेश थे, Q1 था, Q2 था, Q3, Q4, ये जितने भी आवेश थे वो थे क्या? पॉजिटिव आवेश थे। अभी आप लोगों के पास में देखो Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, Q3 पॉजिटिव है, Q4 नेगेटिव है, Q5 नेगेटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे टोटल आवेश ज्ञात करेंगे। तो अपने पास में क्या आएगा? वही बीजगणितीय योग। क्या होगा यहाँ पे? बीजगणितीय योग अपने को करना है। तो बीजगणितीय योग किस प्रकार से होगा? तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 हो गया। देखो यहां आप लोगों के पास में ये एक चीज तो हो गई। अब मैं Q1 का मान रख रहा हूं, तो Q इक्वल Q1 का मान कितना है? 4 कूलम, प्लस Q2 का मान कितना है? -2 कूलम, प्लस Q3 का मान कितना है? 5 कूलम, प्लस Q4 का मान कितना है? -6 प्लस -1, ये कूलम हो गया। तो अपन ऐड कर देंगे इनको। देखो ये प्लस के 4 प्लस के 5 कितने हो गए? 9, माइनस के 2 माइनस के 6 कितने हो गए? 8, और ये कितना हो गया आप लोगों के पास में? माइनस का 1 कितना हो गया? माइनस के 9। अब Q बराबर क्या आ गया? 0। अब समस्या हो गई, एक स्थिति ये बन गई। दूसरा अपन ये देखते हैं कि यदि इसमें अपन थोड़ा सा बदल दें, जैसे ये वाला मान आप लोग के 2 कूलम कर दें, ये 2 कूलम करते ही मान किसका आ जाएगा? Q इक्वल -1 कूलम, -1 कूलम आ सकता है, प्लस कूलम आप लोगों के आ सकता है, लेकिन यहां तो 0 आ गया, फिर तो समस्या होगी। ऐसे यदि कंडीशन बनती है तो ये निकाय क्या कहलाएगा? उदासीन। क्या कहलाएगा ये निकाय? उदासीन। अब इस निकाय पर कौन सा आवेश होगा? कोई भी आवेश नहीं होगा, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। आवेश का टोटल मान कितना हो गया? 0।
आपको यदि मैंने थोड़ा सा बदल दिया यहाँ पे, यहाँ -1 कूलम की जगह -2 कूलम कर दिया, जिससे आप लोगों के पास में देखो -1 कूलम आंसर आ गया। तो यदि बदलने के बाद में ये जो निकाय है ये ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित करता है, कितना होगा ऋणात्मक आवेश, -1 कूलम आवेश, और जब बदलते नहीं है, जब -1 कूलम रखा जाता है तो आप लोगों के पास में आवेश का मान 0 आता है। इसका मतलब ये निकाय कैसा है, उदासीन निकाय है। कैसा निकाय है ये, उदासीन निकाय। और यदि ये मान पॉजिटिव होता तो ये मान प्लस में आ जाता। तो इस प्रकार से आवेश की योज्यता, तो आवेश का वह गुण जिसके द्वारा आवेश को जोड़ा जाता है। आवेश को केवल हम लोग बीजगणितीय योग के द्वारा जोड़ सकते हैं। आवेश एक अदिश राशि है और आवेश अदिश राशि होने की वजह से इसमें दिशा नहीं पाई जाती, और दिशा नहीं पाई जाती तो आप लोगों के जो संख्यात्मक योग किया जाता है, जिस प्रकार से संख्याओं को जोड़ा जाता है, उसी प्रकार से इन आवेशों के मान को भी जोड़ा जाता है और हमें इस पूरे निकाय का कुल आवेश प्राप्त हो जाता है। तो अपना पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग के है आवेश की निश्चितता। देखो निश्चितता का मतलब याद रखना चाहिए आप लोगों को। निश्चितता क्या है, निश्चितता का मतलब है कि आवेश की गति करने से, एक तो आवेश स्थिर अवस्था में है, उसी स्थिर अवस्था में पाए जाने वाले आवेश को यदि गति करवाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, देख लो। दूसरा अपना पॉइंट क्या कहता है, आवेश की, दूसरा पॉइंट है आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता का मतलब होता है कि जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है, जैसे क्यों आवेश ले लिया जो कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। और जब इस आवेश को गतिशील अवस्था में अपन लाते हैं तो आवेश चाहे स्थिर अवस्था में हो चाहे आवेश गतिशील अवस्था में हो, आवेश का मान हमेशा क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। आवेश का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो आवेश के मान के अपरिवर्तित रहने के गुण को ही क्या कहा जाता है, आवेश की निश्चलता। आवेश देखो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, इससे क्या स्पष्ट हुआ कि आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता, गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना। अब ये तो हो गया आवेश। अपने पास में एक पीछे पॉइंट और करवाया था मैंने, उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश एक अलग आवेश हो जाता है जो हम लोग द्रव्यमान के सापेक्ष लेते हैं, उस पर वेग का प्रभाव पड़ता है। वेग यदि बहुत अधिक हो जाने पर विशिष्ट आवेश का मान घट जाता है। तो यह आप लोगों के हो गए आवेश की निश्चलता। आवेश का मान यदि स्थिर अवस्था में होता है तो भी आवेश का मान वही रहता है, और गतिशील अवस्था में होता है तो भी आवेश का मान वही रहता है। सिर्फ फर्क किसका पड़ता है, आप लोगों के केवल और केवल फर्क पड़ता है यहाँ विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है, और जब आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तो होगा ही, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और आवेश की गति करने से आवेश की विपरीत दिशा में, यानी कि बोल सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो हमारे यहाँ घरेलू परिपथों में भी हम लोग काम में लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में डालना कि हमारे घरेलू परिपथ में काम में आने वाली विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, सुचारू रूप से प्रवाहित करने के लिए हम लोग अपने घरेलू परिपथ को कौन सी सीरीज में जोड़ते हैं, कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम होता है या श्रेणी क्रम होता है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे इसका आंसर। तो हमारे घरेलू परिपथ कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में होते हैं या श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, इन चीजों को आप लोग ध्यान देना। चलो आगे देखते हैं। अगला आप लोगों का जो तीसरा पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट कहलाता है आवेश संरक्षण का नियम। तीसरा पॉइंट है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम
देखो नाम से पता चलता है आवेश संरक्षण, इसका मतलब यहाँ आवेश का मान अपरिवर्तित रहता है। यहां बोल सकते हैं कि आवेश न तो उत्पन्न होता है, और न नष्ट होता है, और न ही नष्ट होता है। ऐसी क्या स्थिति होती है, क्या होता है ऐसा, ये हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यही जो आप लोग के नियम है वही आप लोग के आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे कि आप लोगों के ये जो मैंने यहाँ जो ये लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है उसको यहाँ समझेंगे। देखना सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने एक निकाय लिया आप लोगों ने, कोई उदाहरण लेते हैं जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। एक निकाय लेते हैं, इस निकाय में एक तो कांच का टुकड़ा है और एक रेशम का कपड़ा है, ठीक है। हम लोग कांच और रेशम दोनों में क्या करते हैं, पहले देखो घर्षण की क्रिया करवाने से पहले दोनों की यदि अपने स्थिति देखें तो दोनों कौन सी अवस्था में है, दोनों की यदि अवस्था देखें तो दोनों उदासीन अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, उदासीन अवस्था में। और दोनों यदि उदासीन अवस्था में है तो ये निकाय कौन सी अवस्था में होगा, निकाय उदासीन अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में है, उदासीन अवस्था में। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, घर्षण करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घर्षण की क्रिया करवा रहे हैं। और घर्षण की क्रिया करवाते हैं तो आपके पास में ये जो निकाय है, ये निकाय में पाए जाने वाला कांच पॉजिटिव चार्ज का और पाए जाने वाला रेशम नेगेटिव चार्ज उत्पन्न कर देता है, या आप लोग की स्थिति बन जाती है। तो अपन देखते हैं कि दोनों पर आवेश आ जाता है, कांच पर पॉजिटिव आ गया और रेशम पर नेगेटिव आ गया। लेकिन आया कैसे ये किस प्रकार से आता है, कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां जाते हैं, रेशम के कपड़े में। रेशम में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यदि इस कांच से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर एक प्लस होगा, और यदि रेशम में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक माइनस। यदि दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो दो प्लस, और रेशम में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो दो माइनस। ठीक है, इस प्रकार से स्थिति बन रही है। ये जितना प्लस उत्पन्न होगा उतना ही माइनस उत्पन्न होगा। यहां देखो प्लस और माइनस दोनों आवेशों की संख्याओं का अनुपात आप लोगों के पास में क्या है, समान है। और दोनों की संख्याओं का अनुपात यदि समान है तो आप लोगों के पास में यहाँ क्या स्थिति बनती है, ये निकाय उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। निकाय पहले कैसा था, उदासीन था। ये घर्षण की क्रिया करवाई आप लोगों ने, और घर्षण की क्रिया करवाने के पश्चात भी ये क्या है, उदासीन है। क्या क्रिया करवाने से आवेश उत्पन्न हुआ यहाँ पर, नहीं, निकाय पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता। क्या यहाँ पर आवेश नष्ट हुआ, कोई आवेश नष्ट नहीं होता। तो यहाँ आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि यहाँ आवेश ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। इसका मतलब आवेश का मान अपरिवर्तित रहता है, और आवेश का मान अपरिवर्तित रहता है तो इसे आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? तो ये चीज आप लोगों के तीसरा पॉइंट हो गया, आवेश संरक्षण का नियम। चौथा पॉइंट करते हैं अपन, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है, देखना आवेश की क्वांटीकरण को। आपको पता है कि आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में गति करता है। अपन ये मान के चले कि आवेश यदि गति करता है, चौथा पॉइंट लिख लूं पहले एक बार में, आवेश का क्वांटीकरण। देखो अपन देखते हैं कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाता है, मतलब एक वस्तु से, एक ये वस्तु है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, कोई आवेश निकला, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहा है,
तो आवेश जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है तो गति कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया हो। साधारण सी बात करें, बारहवीं भाषा बात करें तो ऐसा यहाँ बिल्कुल भी बोलो कि आधो इलेक्ट्रॉन चल गो, टांगड़ी पूंछड़ी पीछे रहेगी, इलेक्ट्रॉन आधो आगे चलो, होगा ऐसा? या 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, एक उसका बेटा था छोटा, वो भी उसके साथ में चला गया, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा, वरना जाएगा ही नहीं। तो यहाँ आप लोग की जो स्थिति बनती है कि किसी भी आवेश का वह न्यूनतम मान जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में विनिमय के काम में आता है, क्या कहलाता है? क्वांटा कहलाता है। ठीक है, और अपन इसको क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। और ये जो आप लोगों की स्थिति बनती है, इसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज हमें वस्तु के आवेश के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें आप लोगों के पास में देखो एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ, Q बराबर प्लस माइनस Ne-। ये फॉर्मूला आप लोगों के आवेश के क्वांटीकरण के रूप में हमें प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेश जो होता है वो क्वांटम्स के रूप में गति करता है, और इन क्वांटम्स को अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रख लेना कितना होता है इसका मान? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और यदि आवेश जाएगा तो कम से कम इतना आवेश जाएगा, या इसका 2 गुना जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, 3 गुना जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस प्रकार से यदि n इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो n हो गया, पॉजिटिव चार्ज तो प्लस हो गया, माइनस आ जाएगा आप लोगों के नेगेटिव चार्ज के लिए, तो ये आप लोगों के कुल आवेश हो गया। ये स्थिति आप लोगों के बनती है। तो इस स्थिति में को अपन यदि प्रदर्शित करें तो ये स्थिति आप लोगों के आवेश के क्वांटीकरण को प्रदर्शित करती है, जिससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अपनी जो दूसरी क्लास चलती है, जो इवनिंग वाली क्लास चलती है, लाइव क्लास, उसमें मैंने इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टाइप्स को करवा रखा है, तो आप लोगों को ध्यान देना है, ये बहुत मोस्ट आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के आवेश के चारों गुणधर्म कंप्लीट हो गए। आवेश के मात्रक मैंने आप लोगों को बता दिए, एक बार छोटा सा यहाँ रिपीट कर दूं। आवेश का मात्रक होता है वो कूलम होता है m की s में, और स्टेट कूलम होता है cgs में। इसके अलावा आप लोगों के फ्रैंकलिन भी होता है। हम लोग यहाँ देखें कि आवेश के अन्य मात्रक फेराडे भी होता है। फेराडे होता है वो विद्युत धारिता का मात्रक होता है। फेराडे होता है, एक फेराडे में कितने कूलम आवेश होता है? 96,500 कूलम आवेश होता है। एक आप लोगों के पास में होता है, एक कूलम में 3 × 10⁻⁹ ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आवेश के बारे में बता दिया। आवेश वस्तु का एक गुण होता है जो उसको उसके सामान्य से अलग प्रदर्शित करता है। ठीक है, और आवेश की वैसे कोई डेफिनेशन नहीं बना सकते। आवेश की डेफिनेशन अपन बना सकते हैं तो अपने पास में देखो, अपने टोटल 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। कितनी होती है? मूल भौतिक राशियां। कितनी होती मूल भौतिक राशियां? 7 होती है। और इन मूल भौतिक राशियों में एक भौतिक राशि है अपनी विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है? एक भौतिक राशि है जिसको मूल भौतिक राशि कहते हैं। इसको हम लोग I के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, ये जो आप लोगों के पास में विद्युत धारा होती है, इसी के फॉर्मूले से हम लोग आवेश को प्रदर्शित कर सकते हैं। आप लोग के पास में देखो एक फॉर्मूला बनता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, यानी कि आवेशों के प्रवाह की जो दर होती है वो क्या होती है? विद्युत धारा होती है। इसको मैं I से रिप्रेजेंट करूं, आवेश को Q से रिप्रेजेंट करूं, समय को T से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला बनेगा Q बराबर IT। इसी से हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास में इससे एक मात्रक और बनता है। Q आवेश जो होता है उसका स्वयं का मात्रक होता है कूलम, और इस फॉर्मूले से भी एक मात्रक बनता है जो आप लोगों के पास में हो गया एम्पियर × सेकेंड।
तो इस प्रकार से आप लोग के दो मात्रक बनते हैं, कूलाम और एम्पियर इनटू सेकंड। तो ये आप लोग के चौथा पॉइंट हो गया आवेश का क्वांटीकरण। इसको अपन आगे देखते हैं, इस वीडियो को अपन आगे देखते हैं। तो अपना इससे एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन के बारे में अपन देख लें थोड़ा सा। देखो अपने बुक का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। सिंपल सी बात है, अपने को फिक्स याद रख लेना है। यहाँ आप लोगों के पास में वही आवेश का क्वांटीकरण वाला नियम आप लोगों के काम में आ रहा है। ये क्या कह रहा है, एक कूलाम आवेश है, आवेश का मान कितना है, एक कूलाम है, तो n का मान कितना होगा। इसके लिए क्या होगा देखना, आप लोगों के पास में n इक्वल Q अपॉन E हो गया, इसका मान हो गया 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। तो आप लोगों के पास में 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं याद रख लेना, ये आप लोगों के लिए फिक्स है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, जो मैंने वहां पर भी करवाए हैं। तो इस प्रकार से अपने आवेशों के गुणधर्म कंप्लीट हो गए। अगला पॉइंट आप लोगों का कूलाम का नियम चलेगा, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, जो अगले वीडियो में आप लोगों के प्रदर्शित होगा। तो आप लोगों को क्या काम करना है, मैं बार बार वही चीज रिपीट करता हूं, हमारी एनर्जी आपके पास में है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बस इतना काम करना है। तो इतना काम करने से आप लोगों को फ्री में क्लासेस मिल रही है, और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों की आज की क्लास यही फिनिश होती है।